नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 के हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। तो हमारे लास्ट सेशन में हमने अपने जो फर्स्ट सेशन था उसे रिवाइज किया था, कुछ भी नया हमने नहीं पढ़ा था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको शब्द विचार, यानी कि हमने शब्दों के बारे में अभी तक क्या क्या पढ़ा है वो सब कुछ आपको याद होगा, आपने नोट डाउन भी किया होगा। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने इसी टॉपिक को। और शब्द विचार में हमने दो तरह से शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पर पढ़ा था। तो दो तरह से जो शब्दों का वर्गीकरण हमने पढ़ा था, उसमें सबसे पहले हमने शब्दों का वर्गीकरण किया था अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, और स्रोत या उत्पत्ति या इतिहास की दृष्टि से, और अगला हमने वर्गीकरण किया था रचना की दृष्टि से। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और तरीके से शब्दों का वर्गीकरण किया था। वो हमने क्यों किया था? क्योंकि जब भी कोई शब्द व्याकरण में, हिंदी भाषा में जब प्रयोग हो जाता है तो फिर वो व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है। ठीक है, फिर हम उसको कैसे हम उसको यूज करते हैं, व्याकरण के हिसाब से हम यूज करते हैं। जहाँ पे हमें बहुवचन लगाना होता है वहां पे हम बहुवचन लगाते हैं, उसके आधार पे हम क्रिया को चेंज करते हैं, उसी के आधार पे हम जहाँ पे लिंग के आधार पे हम कभी क्रिया को चेंज करते हैं, या कभी हम कर्म के आधार पे क्रिया को चेंज करते हैं। तो क्या होता है कि जब भी कोई शब्द किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में प्रयोग होता है, फिर वो व्याकरणिक नियमों से बन जाता है। और उसी के आधार पे हमने यहाँ पर दो भागों में बांटा था शब्दों को, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी। यानी कि एक जो चेंज हो जाते हैं और एक जो चेंज नहीं होते। देखिए, जो नियम है, जिन नियमों से वो बंधता है, और जो उसको कहा जाता है वो तो है पद परिचय। फिर हम उस टॉपिक को कहते हैं पद परिचय। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर पद परिचय नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल मोटे तौर पर पढ़ रहे हैं कि उन शब्दों को आखिर कहा क्या जाता है। ठीक है, तो दो आधार पे हमने यहाँ पे बांटा। पहले हमने कहा विकारी शब्द। ठीक है, इसमें हमने 8 अलग अलग भागों में बांटा शब्दों को, और उन 8 भागों को हमने दो भागों में बांटा। जो 8 हमने पार्ट किए, उन 8 पार्ट्स को दो भागों में डिवाइड किया, एक विकारी और दूसरा अविकारी। तो जो हमारा लास्ट सेशन था, इससे पिछला जो हमारा हिंदी का सेशन था, उसमें हमने विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं ये मैंने आपको क्लियर किया था। तो विकारी विकारी शब्द, ठीक है, विकारी यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये क्या है? विकारी। विकारी यानी कि परिवर्तनशील या परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, परिवर्तन आ जाता है, इनमें क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, इसीलिए विकार आ जाता है, परिवर्तन या विकार कह सकते हैं। ठीक है, विकार आ जाता है, तो इसीलिए इन्हें विकारी शब्द कहा। लेकिन एक जो दूसरे हमारे शब्द हैं, दूसरे हैं अविकारी शब्द। अब इसके अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, जिसमें आपको क्रिया भी पता है और विशेषण भी पता है। सभी को क्लियर है ना? क्रिया भी क्लियर है और विशेषण भी क्लियर है। क्रिया की परिभाषा सबको आती है? क्रिया की परिभाषा सबको क्लियर है? क्रिया विशेषण, क्रिया क्या होता है? किसी काम का बोध कराने वाला शब्द, किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाला जो शब्द होता है वो क्रिया कहलाता है। ठीक है, और विशेषण क्या होता है? उसी की विशेषता बताने वाले को, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। तो यहाँ पे क्रिया है तो क्रिया विशेषण कहा गया है, यानी कि उस काम की विशेषता को बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, काम, जैसे घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है, दौड़ता है क्या है? काम है। ठीक है, लिखता है, चलता है, सोता है, खाता है, जाता है, ये सब क्या है? काम है। लेकिन
घोड़ा दौड़ता है, काम है। घोड़ा तेज दौड़ता है, विशेषता है। कैसे दौड़ता है घोड़ा? तेज दौड़ता है। ये घोड़े की विशेषता नहीं है, ये उसकी दौड़ की विशेषता है कि वो तेज दौड़ता है। अगर आप कहें काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो ये घोड़ा जो काला शब्द है ये आपके घोड़े की विशेषता है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद आता है संबंध बोधक, उसके बाद आता है समुच्चय बोधक, उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे शब्द। एक बार अगर समझ जाएंगे, एक बार अगर अच्छे से समझ आ गया, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है हिंदी व्याकरण में। तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने कहा विकारी शब्द, हमने कहा विकारी शब्द। अभी अभी मैंने आपको विकारी 8 भागों में बांटा गया शब्दों को व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। कौन कौन से 8 भागों में बांटा गया? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये 4 हो गए विकारी, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 4 हो गए आपके अविकारी। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या चेंज, यानी कि जो अपने आप को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे आप देखिए, नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल यहीं से नोट डाउन करेंगे। विकारी, इस तरह से हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे कि आखिर विकारी शब्द होते क्या हैं। ठीक है, तो इनके मूल शब्द का लिंग तथा वचन के कारण परिवर्तन होना, यानी कि इनके मूल शब्द में लिंग और वचन के कारण परिवर्तित हो जाता है। जैसे लड़का, अगर हमने शब्द प्रयोग किया है लड़का, ठीक है, संज्ञा है, हमने यहाँ पर क्या कहा था? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, क्रिया और विशेषण। ठीक है, ये 4 शब्द हमने कहा था। तो लड़का, लड़का क्या है? लड़का क्या है? पुल्लिंग है। लड़की स्त्रीलिंग है। लड़के पुल्लिंग है, लड़कियां स्त्रीलिंग है। लड़कों पुल्लिंग है, लड़कियों स्त्रीलिंग है। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में देख रहे हैं, लिंग और वचन के आधार पर ये क्या कर रहे हैं? अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो है संज्ञा। अब आती है सर्वनाम की बात। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम देखिए, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं विकारी। विकारी यानी कि जिनके मूल शब्द का लिंग तथा वचन के कारण परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, मूल शब्द जैसे लड़का, तो उसमें अगर हम उसको स्त्रीलिंग के लिए हम प्रयोग करेंगे तो हम उसको लिखेंगे लड़की। अगर हम बहुत सारे लड़कों के लिए शब्द लिखेंगे तो हम लिखेंगे लड़के। ठीक है, उसी को अगर हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो वो हो जाएगा लड़कियां। ठीक है, लड़कों, ऐसे ही लड़कियों। तो ये क्या कर रहे हैं? अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं, पूरी तरह से परिवर्तित कर रहे हैं। यानी कि संज्ञा, जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? लिंग और वचन के आधार पर अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। लिंग और वचन के आधार पर अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सर्वनाम। तो सर्वनाम होता है क्या? जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं शब्द, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, सर्वनाम में मैं, ठीक है, मैं, और इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? मुझको, मुझे, मेरा। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे कहेंगे? यह, इसका, इन्हें, इन्होंने। ठीक है, परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है। तो ये अपने आप को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और अब आती है विशेषण की बारी। ठीक है, देखिए बहुत ही सरल, और बिल्कुल यही एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था। विशेषण बहुत ही सरल एग्जाम्पल, कैसे चेंज करता है अपने आप को? विशेषण, अच्छा, अच्छी, अच्छे। जैसे श्याम बहुत अच्छा लड़का है, सीता बहुत अच्छी लड़की है, कक्षा के सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। तीनों शब्द देख लीजिए, अच्छा,
अच्छी, अच्छे, यानी कि लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तित हो रहा है। अच्छा शब्द लड़के के लिए, अच्छी शब्द लड़की के लिए, यानी कि अच्छा शब्द पुल्लिंग के लिए, अच्छी शब्द स्त्रीलिंग के लिए, अच्छे शब्द बहुवचन के लिए। ठीक है, तो विशेषण में भी आप देख सकते हैं कि ये भी अपने आप को चेंज कर रहा है हर परिस्थिति में। अगला है क्रिया। अगला हमारा पॉइंट है क्रिया। तो क्रिया भी अपने आप को चेंज करती है, किसके आधार पर? लिंग और वचन के आधार पर। जैसे जाना, जाता, जाती, जाते, जाऊंगा, जा रहा था। और क्रिया में एक और चीज क्या होती है? काल। काल के आधार पर भी क्रिया अपने आप को परिवर्तित करती है। जैसे जा रहा था, जा रहा हूं, जाऊंगा। तीनों चेंज हो रहे। देखिए, 3 टाइम पे क्रिया चेंज होती है। एक भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं? अपने आप को चेंज कर रहे हैं लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और काल के आधार पर। तो इन्हें कहते हैं विकारी शब्द। ठीक है, चलिए अब जीआईसी पौड़ी खाल, बच्चे माइक ले लीजिए। काफी सारे बच्चे हैं क्लास में, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। यस मैम। आप क्लास 6 के बच्चे हैं? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। आप क्लास 6 के बच्चे हैं? यस मैम। यस। तो यहाँ पे आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? आज आप फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं या इससे पहले भी आपने क्लास अटेंड की है? मैम पहले भी किया। यस, बिल्कुल डरेंगे नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल होके, जैसे आप अपने सर से बात कर रहे हैं ना, कंफर्टेबल होके बिल्कुल इसी तरह बात करेंगे। बिल्कुल डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और आपको सब कुछ आता है। ठीक है, तो डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। आपने पहले भी क्लास अटेंड की है। यस, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है? यस मैम। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? मैम संज्ञा सर्वनाम के बारे में, विकार के बारे में हमने सब कुछ। यस बच्चे, ये जो हमारा पूरा टॉपिक है ये है शब्द विचार, यानी कि यहाँ पे हम शब्दों पर विचार कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि आपने पिछला सेशन भी अटेंड किया है। तो अगर आपने पिछला सेशन अटेंड किया हो तो उसमें हमने पूरा जो शब्द विचार, क्या होता है शब्द, शब्द की परिभाषा, शब्द का वर्गीकरण, वो हमने यहाँ पर किया है। और अभी हम शब्द का जो व्याकरणिक विवेचन के आधार पर वर्गीकरण होता है, एक तो हमने शब्द का वर्गीकरण किया अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे, या उपयोग के आधार पे, या तकनीक के आधार पे, और दूसरा हम यहाँ पे कर रहे हैं व्याकरणिक विवेचन के आधार पे। तो यहाँ पे व्याकरणिक विवेचन के आधार पे शब्द जो है 2 प्रकार के हमने बताए। एक बताया हमने विकारी शब्द और दूसरा बताया हमने अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के अंतर्गत हमारे ये 4 तरह के शब्द आ जाते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे। ठीक है, सबको पता होना चाहिए। आप क्लास में बैठे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, और मैं ये केवल क्लास 6 के बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ। अभी अभी क्लास 7 के बच्चे ने भी माइक लिया था, और बच्चे सेम टॉपिक, बिल्कुल सेम टॉपिक आपके हिंदी व्याकरण में भी है। तो ये बहुत अच्छा होगा। मुझे नहीं पता, मुझे पता है और कि आप लोगों को भी ये टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। आप नोट डाउन करेंगे हर एक चीज को। ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको नोट डाउन करेंगे। काफी सारे बच्चे बैठे हैं क्लास में, और अगर आपको जो हिंदी व्याकरण आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप क्लास 10th में भी चले जाएं, चाहे क्लास 12th में भी चले जाएं, तो कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आपको याद नहीं रह पाते हैं और जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो देखिए, जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी हमारी भाषा है, उसमें हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में भी हम शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो एक एक जो हम पॉइंट यहाँ पर लिखवाते हैं उसे नोट डाउन करेंगे, घर पर जाकर रिवाइज करेंगे, और जो कुछ आपको होमवर्क दिया जाता है उसको भी घर पर करेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो विकारी शब्द हमें क्लियर हो चुके हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जो अपने आप को चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अब हम आते हैं अविकारी शब्दों की तरफ। अविकारी शब्द,
देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है आप लोगों के लिए, लेकिन ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि यही जो अभी आप पढ़ेंगे ये आगे तक, बहुत आगे तक आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक है अविकारी, यानी कि जो दूसरा भाग हमने जिसमें डिवाइड किया था वो था अविकारी, और इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है अव्यय। अव्यय, इसको अविकारी शब्द या अव्यय शब्द भी कहा जाता है। अविकारी शब्द या अव्यय शब्द भी कहा जाता है। नोट डाउन करेंगे, और अगर नोट डाउन हो जाता है तो इस तरह से हैंड रेज करेंगे, और अगर नहीं होता है तो भी हैंड रेज करेंगे और बताएंगे माइक लेके कि मैम हमने नोट डाउन नहीं किया है, आप रुक जाइए। ठीक है, तो अविकारी शब्द, इनके मूल शब्दों में लिंग तथा वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी यानी कि जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसको कहते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। कौन कौन से होते हैं अविकारी शब्द? अभी अभी बताया था हमने। क्रिया विशेषण, पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक, चौथा होता है विस्मयादि बोधक, पांचवा होता है निपात। ठीक है, तो देखिए शुरू से पढ़ते हैं सभी को। सबसे पहले हमने कहा क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण क्या होता है? अभी अभी बताया था। क्रिया, जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे लिख रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं तो काम हो रहा है, सभी बच्चे लिख रहे हैं, काम होने का बोध हो रहा है। दूसरा हमने कहा कि घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, दौड़ रहा है तो क्या हो रहा है? काम हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहा क्रिया शब्द किसी काम के करने या होने को कहते हैं। अब शब्द है क्रिया विशेषण। अब उसी क्रिया की विशेषता को बताया जा रहा है, उसी क्रिया की विशेषता को बताया जा रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। चलता है। ठीक है, तो यहां पे कछुआ चलता है, कछुआ चलता है, ये क्या है? ये तो क्रिया है, ये तो क्रिया हो रही है, लेकिन कैसे चल रहा है? वो धीरे धीरे चल रहा है। तो ये है क्रिया विशेषण। यहाँ पे क्रिया की विशेषता को बताया जा रहा है। तो क्रिया विशेषण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आप को कभी भी किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे कहा घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज, घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, अगर मैं कहूं घोड़े तेज दौड़ते हैं, घोड़े यानी कि बहुवचन आ गया। ठीक है, तो तब भी ये क्रिया विशेषण शब्द जो है वो चेंज नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा, वो तेज ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से गाड़ी तेज चलती है, किसी के लिए भी प्रयोग करो, किसी भी काल में करो, किसी भी लिंग के लिए करो, किसी भी वचन के लिए करो, वो अपने आप को कभी भी चेंज नहीं करेगा, अपने आप में कोई भी परिवर्तन नहीं लाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा है अविकारी शब्द। अब देखिए इसके आगे अव्यय भी लिखा है, इसका भी अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अव्यय शब्द आता है अव्यय। ठीक, अव्यय ऐसे क्यों बोल रही हूं मैं? अव्यय, अ का अर्थ होता है बिना, अव्यय, अ का अर्थ होता है बिना, व्यय का अर्थ होता है खर्च, व्यय का अर्थ होता है खर्च,
यानी कि जो कुछ भी नहीं खर्च करता अपना, जिसका कुछ भी व्यय नहीं होता, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कोई कुछ भी जिसका खर्च नहीं होता, व्यय नहीं होता, उसको अव्यय शब्द कहते हैं। तो अविकारी शब्दों के दो नाम है, याद रखिएगा, अविकारी और अव्ययी। कंफ्यूज नहीं होंगे दोनों नामों में। अविकारी और अव्ययी मतलब दोनों का एक ही है कि जो अपरिवर्तनशील रहते हैं, परिवर्तित नहीं होते किसी भी परिस्थिति में। क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है। और देखिए, अब क्रिया विशेषण हमने कह दिया, लेकिन क्रिया विशेषण के भी जब आप क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, अभी आपने क्रिया विशेषण टॉपिक नहीं पढ़ा है क्लास 6 के बच्चों ने, तो जब आप क्रिया विशेषण पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि क्रिया भी अलग अलग तरह से होती है। तो उसी के आधार पर उसके भेद बनाए जाते हैं, 4 भेद। जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि जहां भी क्रिया के होने का स्थान के बारे में बताया गया हो, क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताया गया हो, उसे कहते हैं स्थानवाचक। ठीक है। उसके बाद आता है कालवाचक। काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, काल का अर्थ क्या होता है? समय। तो जहां पे क्रिया के होने के समय का बोध कराया जाता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए स्थानवाचक, आप शब्द देखिए, यहां, वहां, इधर, उधर, तो ये शब्द किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होंगे। आप यहां बैठिए, आप यहां आइए, ठीक है, तो बिल्कुल भी चेंज नहीं है, किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होगा, ना तो वचन के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना काल के आधार पर। मैं कल वहां जाऊंगा, मैं कल वहां जाऊंगा, या मैं कल वहां गया था, कोई चेंज नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं। ठीक है। इसी तरह से कालवाचक, तो काल का अर्थ मैंने बताया समय। तो जहां पे क्रिया के होने के समय का बोध कराया गया हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, कभी, जब। आज, कल, कभी, जब। मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं कल विद्यालय गया था। शायद आज वर्षा होगी। तो देखिए, इनको हम किसी भी शब्द वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और ये बिल्कुल अपने आप को परिवर्तित नहीं करते, इसी अवस्था में हमेशा बने रहते हैं, इसी तरह की हमेशा बने रहते हैं। तो इसीलिए इन्हें कहते हैं अव्ययी या अविकारी शब्द। अगला आता है हमारा परिमाणवाचक। तो परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। परिमाणवाचक यानी कि क्रिया की जो क्रिया हो रही है उसकी मात्रा का बोध कराता है, कम, ज्यादा, बहुत या कुछ, कम, ज्यादा, बहुत या कुछ। तो इसको कहते हैं परिमाणवाचक, जो क्रिया के होने की मात्रा। देखिए यहाँ पे हमें शब्दों के बारे में जानना है, तो जो ये शब्द हैं ये सारे क्या हैं? अविकारी शब्द हैं। देखिए परिमाणवाचक, कम, ज्यादा, बहुत, कुछ। ठीक है। मोहन बहुत ज्यादा बोलता है, सीता बहुत ज्यादा हंसती है, श्याम बहुत कम बोलता है। ठीक है। तो ये सारे शब्द देखिए, किसी भी आप लिंग के आधार पर बोलिए, वचन के आधार पर बोलिए, ये कहीं भी किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होंगे, परिवर्तित नहीं होंगे। इसी तरह से अगला आता है हमारा पॉइंट रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है विधि या तरीका। रीति का अर्थ होता है विधि या तरीका। तो जहां पे काम करने की विधि या तरीके को बताया गया हो उसको कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण उसे कहते हैं। जैसे हमने कहा क्या, घोड़ा
तेज दौड़ता है। हमने क्या कहा? घोड़ा तेज दौड़ता है। तो क्रिया के होने की विधि है कि घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो कछुए के चलने की जो काम वो कर रहा है उसकी विधि को बताया गया है कि वो धीरे धीरे चलता है। ठीक है। भली भांति, ठीक है, भली भांति यानी कि अच्छे से, मैंने भली भांति देख लिया है, यानी कि मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, मैंने अच्छे से देख लिया है। ठीक है। उसके बाद श्याम ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है। श्याम ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है। सीता ध्यानपूर्वक लिख रही है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो सारे शब्द हैं ये क्या कर रहे हैं? क्रिया के होने की विधि आपको बता रहे हैं, तरीका आपको बता रहे हैं। और ये क्या कैसे शब्द हैं? देखिए, आप इनको कैसे भी यूज करें, कैसे भी इनका प्रयोग करें, ये अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, इसीलिए इन्हें कहा है अविकारी शब्द। अब दूसरा हमारा आता है संबंध बोधक। दूसरा हमारा आता है संबंध बोधक। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, देखिए मैंने हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपको कुछ भी चीज रटनी नहीं है। आप क्लास में मैम पढ़ा रही है, अरे मैम ने पढ़ा दिया, समझ में आ गया, बस हो गया, अब लिखने की जरूरत नहीं है और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आ गया हमें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, समझना भी है और साथ में नोट डाउन भी करना, लिखना भी है कॉपी में। नहीं लिखते हैं काफी सारे बच्चे, तो समझना है। कैसे समझना है? शब्द जो आप पढ़ रहे हैं उसे पहले समझिए। जैसे मैंने कहा क्रिया विशेषण, तो मैंने क्या किया? आपको सबसे पहले क्रिया की परिभाषा बताई, उसके बाद विशेषण की परिभाषा बताई। यानी कि क्या, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उन्हें विशेषण कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं इसीलिए इसको क्रिया विशेषण कहा। ठीक है। तो आपको रटना नहीं है कुछ भी चीज, अरे मैम ने पढ़ा दिया, देख लिया था हमने, तो हमें याद हो गया था, वहीं पे क्लियर हो गया था, बस घर गए डब्बा गुल, यानी कि कुछ भी याद नहीं कि स्कूल में पढ़ा क्या है आखिर। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको शब्दों को समझना है। अब पहला हमारा क्लियर हो चुका है, हम दूसरे को पढ़ रहे हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक यानी कि जो क्या करता है, हमें वाक्यों के बीच में, शब्दों के बीच में संबंध को दर्शाता है, संबंध को बताता है। ठीक है। वो शब्द संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं और वो भी अविकारी शब्द होते हैं या अव्ययी शब्द होते हैं। ठीक है। और क्योंकि ये शब्द भी किसी भी लिंग, वचन, काल के आधार पर अपने आप को परिवर्तित नहीं करते हैं, बिल्कुल भी अपने आप में चेंज नहीं करते। जैसे के साथ, के बिना, देखिए आप रिलेट हो रहा है, वाक्य में एक शब्द दूसरे शब्द से रिलेट हो रहा है। जैसे के आगे, के बारे में, के द्वारा, के ऊपर, की जगह, के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम, हमारे विद्यालय के आगे एक मंदिर है, हमारे विद्यालय के आगे एक मंदिर है। चाकू के द्वारा फल काटा जाता है। ठीक है। तो ये शब्द क्या है? रिलेट कर रहे हैं। चाकू के द्वारा फल काटा जाता है, के द्वारा यानी कि चाकू और फल में क्या दिखा रहे हैं? संबंध दिखा रहे हैं। हमारे विद्यालय के आगे एक मंदिर है, विद्यालय और मंदिर के बीच में संबंध की ये दोनों आसपास ही हैं। ठीक है। और अगला है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? देखिए क्लियर किया गया है हमने यहाँ पर, योजक। समुच्चय का अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना। ये तो संबंध दर्शाते हैं। देखिए इन दोनों में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में काफी ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है। तो समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना या योजक शब्द। तो देखिए अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है यहाँ पर,
अविकारी या विकारी शब्दों के बारे में। ठीक है, अविकारी या विकारी शब्दों के बारे में हमने जितना भी पढ़ा है, आप इसको तो घर पे सबसे पहले अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अगर आपके पास हिंदी व्याकरण की बुक है, अगर नोटबुक है कोई भी, तो उसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद जो हमारे ये अविकारी शब्दों के जो टॉपिक्स यहाँ पर शेष रह गए हैं, जैसे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात, इनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि आज का समय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।